आयशा और सुमन नाम की दो सहेलियां सिमरानपुर नाम के गांव में रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। आयशा के पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और सुमन के माता पिता वो मजदूरी करते थे। उनके पास उनके खुद के घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। आयशा और सुमन दोनों एक ही उम्र के थे, तो दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुमन पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वो आयशा की पढ़ाई में हमेशा ही मदद कर दिया करती थी और आयशा हमेशा उसे अपने पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, पढ़ने के लिए स्टोरी बुक्स देती थी। एक दिन आयशा की माँ मीना आयशा से, आयशा, तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि तुम उस मजदूर की बेटी सुमन के साथ मत रहा करो। वो हमारे स्टेटस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा। माँ, वो मुझे पढ़ाई में कितनी हेल्प करती है, आपको भी पता है ना। बेटा, मैं आज ही तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट से बेस्ट क्लास की अरेंजमेंट करने के लिए कहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मुझे सुमन अच्छे से समझा देती है। अपनी माँ की बातें अनसुनी कर आयशा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब दूसरे दिन सुबह स्कूल भरते ही स्कूल टीचर बच्चों से, बच्चों, आप लोग जानते हो कि हर साल हम पिकनिक ले जाते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी हम शहर में म्यूजियम पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तो जो भी आने वाला हो वो जल्द से जल्द अपनी 500 रुपए फीस जमा कर अपना नाम पिकनिक वाली लिस्ट में लिखवा ले, ठीक है? दोपहर की छुट्टी में आयशा सुमन से, सुमन, कितना मजा आएगा। पिकनिक के लिए मैं मामा ने भेजा हुआ नया मोबाइल अपने साथ लूंगी। हम खूब सारी तस्वीरें खींचेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे। मैंने सुना है कि म्यूजियम के पास बहुत बड़ा गार्डन भी है जहाँ पर हमें लेकर जाने वाले हैं। नहीं आयशा, शायद मैं ना आ पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस कुछ ज़्यादा ही है। तुझे तो पता है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, तब जाकर हमारे घर में रात के वक्त खाना बनता है। अरे तू चिंता मत कर, मैं पिताजी से कहकर तुम्हारे पैसे भी भरवा दूंगी। अब आयशा अपने पिताजी से कहकर सुमन के भी पैसे भर देती है। वो दोनों साथ में ही पिकनिक जाकर आती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। अब वो कॉलेज में जाने लगी थी। गांव से बाहर 8-10 किलोमीटर पर ही उनका कॉलेज था, तो वो साथ में ही आयशा की गाड़ी में जाते थे। दिन ब दिन आयशा की सोच भी अपनी माँ की तरह ही बदलने लगी थी। एक दिन सुमन आयशा की ड्रेस पहनकर कॉलेज में आयशा की गाड़ी से उतरती है। उसे देख कॉलेज की एक फ्रेंड, अरे आयशा, ये तो तेरी ही ड्रेस है ना? पिछले महीने में ही तो तूने खरीदी थी। हाँ यार, लेकिन मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसे सुमन को दे दिया। बढ़िया है भाई, इसे तो ना आने जाने का खर्चा है और ना ही कपड़े खरीदने पड़ते होंगे। तुम्हारे ही तो सारे कपड़े होते होंगे इसके पास। सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। सुमन को इस बात से बहुत बुरा लगता है। उसके मन को चोट पहुंचती है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब वो उदास और मायूस रहने लगी थी। एक दिन वो आयशा से, आयशा, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि तुम्हारे पैसों के कारण मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ? आयशा को अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने पैसों पर भी घमंड आ चुका था। उसे अब सुमन की कोई जरूरत नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुमन का मन दुखे या ना। और यहाँ सुमन अपने बचपन की सहेली को खोना नहीं चाहती थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि उनकी दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद सुमन के माता पिता ने सुमन की एक बैंक में चपरासी मोहन के साथ शादी तय कर दी। तो आयशा सुमन से, सुमन, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू शादी कर रही है? हाँ आयशा, मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ पिताजी सुन ही नहीं रहे। हाँ, वो बात सही है। तुम्हारे माँ पिताजी को लगा होगा बैंक में चपरासी है तो बहुत बड़ा आदमी है। आयशा की बात सुन सुमन को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब सुमन की बड़े ही सीधे साधे तरीके से शादी हो जाती है। सुमन मुंबई में रहने लगती है। भले ही उसका पति ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो सुमन से बेहद ज्यादा प्यार करता था, उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। अब 1 साल बाद ही सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वो अपना सुखी संसार जी रही थी कि एक दिन अचानक से फोन बजता है और फोन पर आयशा सुमन से, हे, हाय सुमन, कैसी हो? तुम्हारी माँ से तुम्हारा नंबर लिया। आयशा, तुम?
मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? अरे कुछ भी नहीं, मेरी भी शादी हो चुकी है और मुझे पता चला कि तू भी मुंबई में रहती है, तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लूं। हाँ आयशा, मुझे भी तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। आखिर तू मेरी बचपन की दोस्त जो है। हाँ तो ठीक है, कल जरूर आना मेरे घर, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे नहीं सुमन, वो क्या है कि हमारे यहाँ किसी को भी आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो मैं तुझे लेने के लिए गाड़ी ही भेज दूंगी। अपने पति को साथ ले आना। अब आयशा अपनी सहेली सुमन को लेने के लिए गाड़ी भेजती है। सुमन अपने पति मोहन और बेटे के साथ अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। वहां जाते ही आयशा का नौकर दरवाजा खोलता है और सुमन से, जी आप लोग कौन हैं? हम आयशा मैम के दोस्त हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। नौकर आयशा को बुलाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। आयशा का घर सच में बहुत ही खूबसूरत था। उसने उसे बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। तभी आयशा वहां आ जाती है और सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी आयशा अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए, अरे वाह रामू, आज तो तुमने बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया है। ये लो, ये तुम्हारी बख्शिश। वो झट से 1000 रुपए निकाल कर अपने नौकर को दे देती है। तभी आयशा का पति सुरेश वहां आ जाता है। उसे देख मोहन चौंक जाता है, क्योंकि सुरेश उनकी बैंक का एक कस्टमर था, जो खुद भी एक बहुत ही घमंडी इंसान था। मोहन को देख सुरेश, अरे मोहन चपरासी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश, ये सुमन है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। कहीं ये वो तो नहीं जो तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बुक्स सब उस पर जीती है? सुरेश के ऐसे कहते ही सुमन के साथ साथ मोहन को भी बहुत बुरा लगता है। सुरेश के वहां से जाते ही सुमन आयशा से, आयशा, क्या तुमने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरी कई सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक बार पहनकर अब उन्हें पहनने का मन ही नहीं होता। और रेशमा ने बताया कि तुम यही रहती हो और तुम्हारे पति एक चपरासी है, तो मैंने सोचा चलो अब भी तुम्हारी कुछ मदद की जाए। अच्छा सोचा आयशा, लेकिन एक बात याद रखना कि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। सुमन मोहन और अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। घर जाकर वो बहुत रोती है। मोहन के समझाने पर वो शांत हो जाती है, लेकिन अब उसने मन ही मन सोच लिया था कि चाहे जो भी हो, वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल देगी। वो अपने पति से, मोहन जी, मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दूं। हाँ सुमन, जरूर, तुम हमेशा अव्वल आई हो, तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। और हाँ, एक खुशखबरी मैं भी देना चाहता था आज तुम्हें, लेकिन सोचा आज कई सालों बाद तुम्हारी सहेली मिलने आई है तो कल दूंगा। लेकिन जाने दो, मेरी बात सुनो। मैं बैंक के एग्जाम में पास हो गया हूँ और आज से मैं चपरासी नहीं बल्कि मैनेजर की हैसियत से काम करूंगा। मोहन मैनेजर बन चुका है। ये सुनते ही सुमन अपने सहेली की सारी बातें भूल जाती है और अपने पति के खुशी में शामिल हो जाती है। और दूसरे ही दिन से सुमन अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। यहाँ मोहन ऑफिस में जाते ही सभी रिस्पेक्ट से उसकी ओर देखकर तालियां बजाने लगते हैं। उस दिन सुरेश बैंक में आता है और अपनी अकड़ दिखाने लगता है। मैनेजर कहाँ है यहाँ के? मैं अभी मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये कैसे कैसे लोग भरे रखे हैं यहाँ, जरा भी तमीज नहीं है इन्हें। मोहन, व्हाट इज दिस? यहाँ के मैनेजर ने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ही मेरे सारे काम करोगे। आज ये किसको भेजा है तुमने? कहाँ है यहाँ के मैनेजर? देखिए सुरेश जी, शोर मचाना बंद कर दीजिए। यहाँ का मैनेजर मैं ही हूँ। ये सुनते ही सुरेश चौंक जाता है और चुपचाप अपना काम खत्म कर वहां से चले जाते हैं। दिन बीत रहे थे। सुमन अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी, तो वो भी एक अफसर बन जाती है। यह दूसरी ओर आयशा अपनी मस्ती में बेहद धुन थी। लेकिन एक दिन अचानक से कंपनी को लॉस होने के कारण कंपनी बंद हो जाती है। वो पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके थे। उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी कुछ भी पैसे नहीं बचे थे और आयशा के पिताजी ने भी उन्हें मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और ये सारी बातें सुमन के पति को बैंक से पता चलती है, तो वो अपने एक दोस्त के जरिए उनकी मदद करते हैं। सुरेश को एक जगह काम भी दिलवाते हैं। जब ये सारी बातें आयशा को पता चलती है, तो उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। उसे समझ में आ चुका था
कि लाचारी, बेबसी, गरीबी, आखिर भूख होती क्या है। अब उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। अब एक दिन आयशा सुमन से मिलने आती है तो सुमन का बड़ा घर, नौकर चाकर देख उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तभी सुमन, आओ आयशा, कैसे आना हुआ? सुमन, सुमन मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, तुमसे बदतमीजी से बात की, फिर भी तुम ही मेरे काम आई, मुझे माफ कर दो सुमन। कोई बात नहीं आयशा, देर से ही भले, तुम्हें समझ तो आई, ये बहुत है मेरे लिए। अब आगे से याद रखना, कितना भी पैसा आए लेकिन उस पर घमंड कभी मत करना। पैसा आज है, कल नहीं। किस्मत कभी भी एक जैसी नहीं रहती, आज नहीं तो कल पलट ही जाती है। हाँ सुमन, जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है, अब आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब सभी अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे। सीतापुर नाम के गांव में राधा अपने पति सोहिल और 2 बच्चे मिहिर और राकेश के साथ रहती थी। सोहिल एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उन दोनों का संसार बड़े ही अच्छे से चल रहा था। सोहिल हर रोज ऑफिस जाता, घर आने के बाद खाना खाता और अपनी पत्नी और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करता। अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो उसे सॉल्व करता था। यही उनका हर रोज का काम था। कभी कभी छुट्टी के दिन सोहिल अपनी फैमिली के साथ घूमने चला जाता था। सभी बहुत खुश थे। सोहिल के साथ मूर्ति नाम का एक आदमी काम करता था। मूर्ति एक बड़ा ही लालची, घमंडी और स्वार्थ बुद्धि इंसान था। उससे किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती थी। मूर्ति की धीरे धीरे सोहिल से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन मूर्ति सोहिल से, सोहिल यार, चल ना आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हर रोज वो घर का खाना खा खा के बोर हो गए हैं यार। नहीं मूर्ति, मैं नहीं आ सकता। राधा मैं जब तक घर ना जाऊं तब तक खाना ही नहीं खाती और बच्चे भी मेरी राह देखते रहते हैं। तू तो जानता है कि राधा हर एक चीज घर पर ही बनाती है, तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। अब मूर्ति और उसके दोस्त हमेशा ही सोहिल को फोर्स करने लगे कि वो उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चले। तो अब एक दिन सोहिल उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चला ही जाता है। घर आने के बाद सोहिल राधा से, अरे राधा, आज तो मैं खाना बाहर ही खाकर आया हूँ। क्या खाना था, एकदम बेस्ट। मैं तुम्हें भी कभी लेकर जाऊंगा। अब सोहिल का ये हमेशा का होने लगा था। देर रात तक बाहर रहना, कभी कभार शराब पीना। अब कभी कभार करते करते सोहिल हर रोज ही शराब पीने लगा। एक दिन देर रात सोहिल घर आता है। घर आने के बाद राधा सोहिल से, सोहिल, आजकल आप हर रोज देरी से आने लगे हैं और शराब भी पीने लगे हैं। हर रोज बच्चे आपका इंतजार करते करते सो जाते हैं। ज्यादा बात मत कर, समझी? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब सोहिल दिन ब दिन बदल रहा था। ना वो अपने बच्चों से, ना ही अपनी पत्नी से भी अच्छे से बातें करता था। छुट्टी के दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर घूमना, मजे करना, शराब पीना, यही सब करता था। अब उसे शराब के साथ साथ और कई बुरी आदतें लग चुकी थी। कभी कभी वो राधा को मारने भी लगा था, अपने बच्चों पर चिल्लाने लगा था। इस कारण राधा भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि सोहिल ऑफिस तो जाता था लेकिन काम ही नहीं करता था, तो कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था। अब सोहिल को शराब की लत ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जो भी बचे कुछ पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके थे और बच्चों के स्कूल के फीस के लिए कॉल आने लगे थे। एक दिन सोहिल घर आने के बाद मिहिर सोहिल से, पापा, मेरे स्कूल टीचर ने कल ही फीस जमा करने के लिए कहा है, नहीं तो मैं अपनी 10वीं कक्षा की एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। पापा। हाँ ठीक है। पापा, आप हर रोज ठीक बोलते हो और बाहर चले जाते हो। मुझे सिखाएगा तू? अब रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। गुस्से में सोहिल मिहिर को पास में पड़े झाड़ू से जोर जोर से मारने लगता है और राधा बीच में पड़ती है तो सोहिल राधा को भी मारता है और गुस्से में ही बाहर चला जाता है। यहाँ राधा और सोहिल एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब राधा सोच लेती है कि सोहिल को वो पहले जैसा ही बनाएगी। वो मन ही मन, अब बस हो गया सोहिल, आपके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। घर का सारा कीमती सामान आप बेच चुके हैं। अब मैं आपको फिर से सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी।
इतना ही नहीं, अब मिहिर की फीस का भी बंदोबस्त करवाना ही होगा मुझे। तभी राधा मिहिर से, मिहिर बेटा तुम चिंता मत करो, कल सुबह जाते वक्त मुझसे फीस लेकर जाना, मैं तुम्हारी फीस का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन आप कैसे? तुम चिंता मत करो बेटा। अब राधा अपने दोस्त मीरा के पास जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर है, जिसके डॉक्टर बनने के लिए राधा ने ही पैसों की मदद की थी। उसके पास जाकर राधा, मीरा आज मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई हूँ। हाँ कहो ना राधा, अरे तुम्हें मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीरा वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम? अरे इतनी सी बात है ना राधा, मैं जरूर तुम्हें मदद करूंगी। ये लो 10,000 है। मीरा ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। ये राधा, तूने मेरी पढ़ाई के लिए खूब मदद की है, ये 10,000 तो उसके लिए बहुत ही कम है। तू मेरी चेतना है, तेरे कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अब राधा मीरा को सारी बात बताती है और राधा की कहानी सुन मीरा को बहुत बुरा लगता है। वो राधा से, राधा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। जिंदगी इतना कुछ बोल गई है कि अब कोई कुछ भी कहे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। राधा तुम खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हो, और मेरी एक दोस्त है जिसे तुम नहीं जानती, उसके यहाँ उसकी बेटी का बर्थडे है। अगर उसके लिए तुम 200 समोसे बना कर दोगी तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारे घर के लिए कुछ काम भी आएंगे। जरूर मीरा, मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन क्या वो मुझे ऑर्डर देगी? अब मीरा अपने उस दोस्त को कॉल करती है तो वो भी हाँ कर देती है। तो मीरा राधा को कुछ पैसे और एडवांस में दे देती है। तो राधा, थैंक्स मीरा। मीरा ने दिए हुए पैसे और समोसों की ऑर्डर लेकर राधा वहीं से मिहिर के स्कूल में चली जाती है और मिहिर की स्कूल की फीस भर देती है। मिहिर और राधा घर जाने निकलते हैं। जाते जाते वो समोसे बनाने की सामग्री लेकर जाते हैं। मिहिर भी राधा को दूसरे दिन शाम के वक्त जितनी हो सके समोसे बनाने में मदद करता है। अब मीरा की दोस्त घर आकर वो समोसे लेती है और उसे बाकी के पैसे भी दे देती है। राधा से उसका नंबर लेती है और वहाँ से चली जाती है। बर्थडे में राधा के हाथ के बने समोसे सभी को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों ने बड़ों के लिए कुछ बचाया ही नहीं। तो मीरा की दोस्त राधा को फोन करती है और राधा से, राधा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बनाए समोसे सभी बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आए कि बता ही नहीं सकती। अब आगे की ऑर्डर तो मानो आप ही को मिलेगी, लेकिन साथ में मैं ये भी पूछना चाहती थी कि अगर आपको नाश्ता बनाने की ऑर्डर दी जाए तो क्या आप बना कर देंगी? जी जरूर, जो भी बनाना हो सिर्फ पहले दिन बता दीजिएगा। अब राधा को हमेशा ही समोसे बनाने के ऑर्डर्स आने लगे। मीरा और उसकी दोस्त ने उनके सारे दोस्तों को मीरा का नंबर दे दिया था। अब मीरा के पास पैसे आने लगे थे। अब वो फिर से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी, लेकिन अब उसे सोहिल को भी बदलना था। एक दिन रात के समय जब सोहिल घर आते हैं तो सोहिल ने आज शराब नहीं पी थी, क्योंकि उनके पास कोई पैसे ही नहीं थे। वो घर में कुछ पैसे लेने के लिए आए थे। राधा ने उसे इस तरह से जताया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसने सोहिल को भनक तक लगने नहीं दी कि वो समोसे बनाने का काम करती है। अब वो सोहिल के लिए खाना परोसती है और सोहिल को खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। सोहिल, अब हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। घर के सारे कीमती चीजें आप बेच चुके हो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। आप दिन भर शराब पीते रहते हो। आखिर हम सबकी इसमें गलती ही क्या है? आप हमसे बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, हम क्या करें? राधा बोल ही रही थी कि तभी सोहिल के हाथ पैर कांपने लगे। वो अजीब अजीब सा करने लगा, जिसे देख राधा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ऑटो कर वो साहिल को एक शराब छुड़ाने वाले अस्पताल लेकर गई, जहाँ पर उसे 15 दिनों तक रखा गया। अब सोहिल धीरे धीरे अच्छे होने लगे थे और दूसरी ओर राधा अपने हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे बेचकर पैसे कमाने लगी थी। उसके दोनों बेटे उसकी मदद करने लगे थे। जैसे ही सोहिल की छुट्टी होती है वो घर आते हैं और सुबह जल्दी जब राधा समोसे बना रही थी तो उसे देख वो राधा से, अरे राधा, इतनी सुबह तुम और बच्चे क्या कर रहे हो? राधा सोहिल को सारी बात बताती है। अब सोहिल को समझ में आ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ जो कुछ भी किया था वो गलत किया। अब वो राधा से, राधा,
मिहिर, राकेश, आप तीनों से मैं माफी मांगता हूँ। और हाँ, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही उसकी ओर देखूंगा। आज से मिहिर और राकेश, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राधा की मदद मैं कर दिया करूंगा। अब सोहिल इतने ज्यादा बदल चुके थे कि वो हर रोज ध्यान करने लगे थे, राधा की मदद करने लगे, बच्चों से हंसी खुशी बातें करने लगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। अब वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। राधा ने मीरा से लिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दिए और उसने समोसे बनाने के साथ साथ अपने पति को भी सही रास्ता दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब राधा का व्यवसाय घर से ही इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने 2 और लोगों को अपने काम पर रख लिया था। अब वो एक स्वादिष्ट और बढ़िया समोसे बनाने वाली राधा के नाम से जानी जाने लगी।